नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर तोएज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी 2017 के पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैंने केवीएस 2013 के पेडागॉजी और केवीएस 2015 के पेडागॉजी का पेपर सॉल्यूशन कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रेरित करने के लिए, दूसरा है सीखने को सार्थक बनाने के लिए, तीसरा है शिक्षण पद्धति का पालन करने के लिए और चौथा है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए। इसका सही आंसर है सीखने को सार्थक बनाने के लिए, यानी शिक्षक सीखने को सार्थक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम का उपयोग करते हैं। बच्चों के लिए सीखने को सार्थक, व्यवहारिक, वास्तविक और मजेदार बनाते हैं ये जो टीएलएम है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक वाली एक समिति की रिपोर्ट को किसके द्वारा लिखा गया था। पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा है श्री प्रकाश, तीसरा है ताराचंद और चौथा है मैलकॉम आदिसेसियाह। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल। शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक वाली समिति की रिपोर्ट को यशपाल ने एनसीएफ 2005 में प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर यशपाल 1992 में इस समिति की अध्यक्षता किए थे। इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपना रिपोर्ट दिया था, जिसमें इसका सूत्र था शिक्षा बिना बोझ के, एनसीएफ 2005 का। और जो श्री प्रकाश समिति है, यह सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में नैतिक, आध्यात्मिक और देशभक्ति के मूल्यों को पेश करने पर जोर देती है। जबकि ताराचंद समिति 1948 में यह विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों और उच्च से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उत्थान पर जोर देती है। और मैलकॉम आदिसेसियाह समिति 1978 में यह राष्ट्रीय समीक्षा समिति के रूप में जाना जाता है, जो कि उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शामिल करने पर जोर देता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा को कौन सा दर्शन अनुशासन लागू करता है। शिक्षा का कौन सा दर्शन अनुशासन लागू करता है और बच्चे के हितों के आधार पर सामाजिक अनुशासन की वकालत करता है। पहला है प्रकृतिवाद, दूसरा है आदर्शवाद, तीसरा है व्यावहारिकतावाद, चौथा है यथार्थवाद। तो इसका सही आंसर है व्यावहारिकतावाद। शिक्षा का व्यावहारिक दर्शन पहले चार्ल्स सैंडर्स पेरिस द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में इसे विलियम जेम्स और जॉन डीवी द्वारा दुनिया भर में विस्तारित किया गया या वर्णन किया गया इनके द्वारा। तो शिक्षा का व्यावहारिक दर्शन लागू अनुशासन की निंदा करता है और बच्चों के हित पर आधारित सामाजिक अनुशासन की वकालत करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। परिपक्वन निम्न में से क्या है। एक विकासात्मक प्रक्रिया है, अनुभवात्मक प्रक्रिया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है और समायोजन की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है परिपक्वन क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है। तो परिपक्वन एक विकासात्मक प्रक्रिया है, इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक परस्पर क्रिया के माध्यम से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोडिंग सांकेतिकरण निम्नानुसार की जाती है, ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक डोमेन में ब्लूम के वर्गीकरण में सही अनुक्रम को पहचानिए। तो ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है, पहले क्या आता है उसमें ज्ञान आता है, फिर अवबोध आता है, फिर संश्लेषण आता है, फिर विश्लेषण आता है, फिर मूल्यांकन आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ए, बी, सी, डी और जी, एफ, जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है कैटेल का कल्चर फेयर टेस्ट, दूसरा है कॉर्नेल कॉक्स स्केल, तीसरा है भाटिया बैटरी टेस्ट और चौथा है कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। इसका सही आंसर है कॉर्नेल कॉक्स स्केल। जो कैटेल का कल्चर फेयर टेस्ट है,
जिसे रेमंड कैटल द्वारा विकसित किया गया था। यह शिक्षार्थियों को ज्ञान और उनकी जाति और संस्कृति के बावजूद क्षमताओं का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि भाटिया बैटरी टेस्ट है, यह CM भाटिया द्वारा विकसित किया गया है। इस परीक्षण में अलग अलग स्वरूप वाले कार्य शामिल हैं और बच्चों के पेंसिल उठाए बिना इन स्वरूपों को खींचना आवश्यक है। और कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो है सैमुअल कैल्विन कोह द्वारा विकसित किया गया है। यह स्थानिक दृश्य क्षमता, मानसिक समन्वय, मोटर कौशल और विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का एक प्रक्षेप्य परीक्षण है? मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, समाज मिति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, बेल की समायोजन सूची। इसका सही आंसर है शब्द साहचर्य परीक्षण, यानी ऑप्शन 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण को निम्न में से किसके परिणामों के आधार पर उचित रूप से संचालित किया जा सकता है? उपलब्धि परीक्षण, संचयी रिकॉर्ड, नैदानिक परीक्षण और मानदंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, नैदानिक परीक्षण, यानी उपचारात्मक शिक्षण को नैदानिक परीक्षण के परिणामों के आधार पर उचित रूप से संचालित किया जा सकता है। अगला नवा क्वेश्चन है, 9th है, प्राथमिक अवस्था के एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को निम्न में से किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है सामुदायिक जीवन के साथ सामंजस्यपूर्ण समायोजन, दूसरा है बच्चे के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, तीसरा है बच्चों की प्राकृतिक रुचियां, योग्यता और क्षमता, चौथा है मौद्रिक लाभ के लिए बच्चों की क्षमता। इसका सही आंसर है मौद्रिक लाभ के लिए बच्चों की क्षमता। इसमें निगेटिव पूछा गया है ना कि प्राथमिक अवस्था के बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को निम्न में से किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, यानी मौद्रिक लाभ के लिए बच्चों की क्षमता। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की आदतों में बदलाव लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत सबसे बड़ी क्षमता है? पहला है त्रुटि एवं प्रयास, दूसरा है शास्त्रीय अनुकूलन, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, चौथा है पुनर्बलन। तो इसका सही आंसर है शास्त्रीय अनुकूलन, यानी बच्चों की आदतों में बदलाव लाने के लिए शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम सिद्धांत सबसे बड़ी क्षमता है। यह सिद्धांत बच्चों की आदतों में बदलाव लाने की सबसे बड़ी क्षमता है, क्योंकि व्यवहार को प्रतिक्रिया और उद्दीपन के बीच दोहराव वाले साहचर्य द्वारा सीखा जाता है। आदत को किसी के द्वारा बार बार उसी व्यवहार को दोहराकर हासिल किया जा सकता है। प्रयत्न एवं त्रुटि जो सिद्धांत है इसे थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें सीखना उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध बनाने का परिणाम है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुकूलन BF स्किनर द्वारा दिया गया है। और पुनर्बलन इसका उपयोग स्वीकार्य व्यवहार की घटना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 11वां है, विद्यालयों को सामाजिकरण का केंद्र माना जाता है क्योंकि वे बच्चों को निम्न में से किसमें मदद करते हैं? पहला है नागरिकों के रूप में विकसित होने में, मूल्यों और परंपराओं को प्राप्त करने में, समाज में उनकी भूमिका से अवगत होने में, चौथा है समाज को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करने में। तो विद्यालयों को सामाजिकरण का केंद्र माना जाता है क्योंकि वे बच्चों को मूल्यों और परंपराओं को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्तमान में आर्टिकल 45 के बजाय आर्टिकल 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 प्रदान करता है। पहला है 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, दूसरा है 0 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, तीसरा है 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, चौथा है पास नहीं होने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। आर्टिकल 45 में अब 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में छात्रों को कुछ भी नहीं बताया जाता है लेकिन वर्णित प्रश्नों के उत्तर को ध्यान पूर्वक देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे पुस्तकों और आसपास उपलब्ध सामग्री की सहायता ले सकते हैं। प्रयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, समस्या समाधान विधि है या परियोजना विधि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज समस्या समाधान को हल करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया जाता है। और प्रयोगशाला विधि और समस्या समाधान विधि और परियोजना विधि,
प्रयोगशाला विधि में छात्र जो हैं सामूहिक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सामग्रियों के साथ अवलोकन और प्रयोग करते हैं, जबकि समस्या समाधान विधि में उन्हें जो शिक्षक हैं छात्रों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, फिर भयमुक्त वातावरण में समस्याओं को बताते हैं, परिभाषित करते हैं और उनको बताने में सहायता करते हैं। जबकि परियोजना विधि क्या है, इसमें एक परियोजना को पूरा करने के लिए समूह में काम करके छात्रों की भागीदारी पर जोर देती है ये विधि, और ज्ञान के संचरण और साथियों के समूह के आपसी सहयोग से सक्रियता सुनिश्चित करता है यह विधि। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं और कक्षा 3 से सप्ताह में कितने घंटे गृह कार्य करने की सिफारिश की है? ऑप्शन 1 है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे। इसका सही आंसर है 2 घंटे। एनसीएफ 2005 में यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी द्वारा भारत में प्रकाशित 4 एनसीएफ में से एक है यह सच। इसमें कक्षा 2 में कोई गृह कार्य नहीं और कक्षा 3 में सप्ताह में 2 घंटे गृह कार्य दिया जाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। प्राथमिक स्तर पर कोई गृह कार्य नहीं यानी 0 घंटे, यानी कक्षा 1, 2 और 3 में। माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक सप्ताह में 4 से 6 घंटे यानी दिन में 1 घंटा गृह कार्य दिया जाना चाहिए, और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी कक्षा 10 से 12 तक सप्ताह में 10 से 12 घंटे यानी दिन में 2 घंटे गृह कार्य दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। विचारों को प्रदान और व्यवस्थित करना, लागत में कमी, निर्माण में आसानी, तत्वों का अनुमान लगाने से बचें। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, विचारों को प्रदान और व्यवस्थित करना। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसका उपयोग शैक्षिक उपलब्धि और बुद्धिमत्ता आदि को मापने के लिए किया जाता है। ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय और मान्य होते हैं क्योंकि उन्हें एक शब्द के उत्तर की आवश्यकता होती है। इसमें इसकी विशेषता है कि निर्माण में आसान है, लागत और समय को कम करता है। ये निश्चित उत्तर के लिए इसका एक निश्चित उत्तर होता है वस्तुनिष्ठ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पड़ोस के विद्यालयों के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। तो इसका सही आंसर है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया था, जिसमें भारत में शैक्षिक क्षेत्रों के सभी पहलुओं की जांच करने की बात की गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में 10+2+3 शिक्षा की संरचना यानी सामान्य शिक्षा को 10 वर्ष प्लस उच्च शिक्षा के 2 वर्ष और 3 वर्ष की डिग्री के बारे में बात की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी सार्थक होता है जब वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, तीसरा है सक्रिय हैं, चौथा है अपनी ताकत से पूरी तरह से अवगत हैं। तो इसमें कहा गया कि बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी सार्थक होता है जब वे अपनी ताकत से पूरी तरह से अवगत हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना अब मिलनी यानी चाहिए आंशिक रूप से निषिद्ध है, पूरी तरह से निषिद्ध है, केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी गई है, या गैर सहायता प्राप्त पूरी तरह से निजी स्कूलों में अनुमति दी है। इसका सही आंसर है पूरी तरह से निषिद्ध है, यानी विद्यालयों में अब शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पूरी तरह से निषिद्ध कर दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन हर्बर्ट के शिक्षण के औपचारिक चरणों का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तुलना और अमूर्तता, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा है आकलन और मूल्यांकन। इसका सही आंसर है आकलन और मूल्यांकन,
यानी हर्बर्ट के शिक्षण के औपचारिक चरणों का हिस्सा ये नहीं है। इनमें 5 चरण दिए गए हैं। पहला है तैयारी, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है साहचर्य, चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है प्रयोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा का अवगुण क्या है? पहला ऑप्शन है घृणा और भय का विकास, दूसरा है राजनीतिक एकता, तीसरा है स्वयं के हित की उत्तेजना, चौथा है सामाजिक आर्थिक विकास। तो इसका सही आंसर है घृणा और भय का विकास। तो राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा का अवगुण क्या है? घृणा और भय का विकास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम जैसा कि सर अरबिंदो द्वारा सुझाया गया था नहीं था। पहला है मातृभाषा और फ्रांसीसी, दूसरा है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, तीसरा है सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, चौथा है कला और चित्रकारी। इसका सही आंसर है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। अरबिंदो घोष एक प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। शिक्षा इस तरह से दिया जाए कि व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित हो और पाठ्यक्रम में सभी विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थियों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दे। इसमें प्राथमिक चरण, माध्यमिक चरण और विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में इन्होंने बात की है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक प्रभावी पर्यवेक्षण वह है जो अधिक से अधिक को बढ़ावा देता है। शिक्षकों के बीच की पाबंदी, दूसरा है सामुदायिक संतुष्टि, तीसरा है विद्यार्थियों की प्रगति, चौथा है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों की प्रगति, यानी आंसर 3। एक प्रभावी पर्यवेक्षण वह है जो अधिक से अधिक विद्यार्थियों की प्रगति को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है, घर विद्यालय के संबंधों का मुख्य लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है बच्चों के बारे में शिक्षकों और माता पिता के बीच एक अच्छी समझ को बढ़ावा देना, दूसरा है गृह कार्य के मामलों को हल करना, तीसरा है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में माता पिता के सहयोग की मांग करना और चौथा है विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका को पहचानना। तो घर विद्यालय के संबंध का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों के बारे में शिक्षक और माता पिता के बीच एक अच्छी समझ को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं 24 नंबर। प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपता और प्रदर्शन में से किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए? पढ़ना, लिखना, हस्त गतिविधि अनुभव, चौथा है मानसिक कार्य। तो प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपता और प्रदर्शन में से किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए? ऑप्शन 3 यानी हस्त गतिविधि अनुभव को। रचनात्मकता और उत्पादक सीखने की सुविधा के लिए फैशन में विभिन्न प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण है, जैसे हस्त गतिविधि अनुभव उनमें से एक है। इसमें रटने और किताबी ज्ञान पर जोर कम दिया गया है, करने और सक्रिय सीखने को बढ़ावा दिया गया है इसमें हस्त गतिविधि अनुभव में। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अच्छा प्रधानाध्यापक मुख्य रूप से होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा खिलाड़ी, बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील, एक अच्छा इंसान। तो अच्छा प्रधानाध्यापक कैसा होना चाहिए? बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसके माध्यम से प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की शुरुआत की जा सकती है? पहला एक अलग विषय के रूप में, स्वच्छता के बारे में ज्ञान, तीसरा है शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण, चौथा है प्रकृति के अध्ययन पर पाठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पर यौन शिक्षा की शुरुआत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, परामर्श की एक विशेषता नहीं है। पर्यावरण निर्माण, मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, परामर्शदाता की भागीदारी या व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत साक्षात्कार। परामर्श की ये विशेषता नहीं है। परामर्श की विशेषता के अंतर्गत वातावरण निर्माण, आमने सामने की बातचीत, काउंसलर की भागीदारी, मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, परामर्श की आत्मस्वीकृति पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षक का पहला कर्तव्य किसके प्रति है? उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति, छात्रों के प्रति,
विद्यालय प्रशासन के प्रति या समुदाय के प्रति? इसका सही आंसर है शिक्षक का पहला कर्तव्य किसके प्रति है? छात्रों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का पहला कर्तव्य वो शिक्षक ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं क्लास में, छात्रों के भविष्य को आकार देते हैं, उनके सफलता में योगदान शिक्षकों का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपकी कक्षा में एक छात्र प्रायः कक्षा में साथियों को परेशान करता है, तुम क्या करोगे? मैं उसे कक्षा से बाहर करूंगा, उसकी सीट बदलूंगा, उसे चुप रहने के लिए कहूंगा, उसे बुलाऊंगा और कुछ अतिरिक्त काम सौंपूंगा। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? उसे बुलाऊंगा और कुछ अतिरिक्त काम सौंपूंगा, या कुछ होमवर्क उसे लिखने के लिए दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है? स्वच्छता, चित्रकारी, सहकारिता, अनुशासन। तो CCE के तहत जो चित्रकारी है ये सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है। CCE जो है CBSE द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ मूल्यांकन के एक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया गया है। यह बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक पहलुओं को विकसित करने पर जोर देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पूर्ण ग्रेडिंग में छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए संदर्भ बिंदु होता है पूर्व निर्धारित मानक, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, तीसरा है मानक का निर्धारण ऊपर से नीचे के मामलों के बराबर प्रतिशत को विभाजित करने के आधार पर किया जाता है, चौथा है विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए अव्यवस्थित रूप से चुने गए प्रतिशत के आधार पर निर्धारित मानक। तो पूर्ण ग्रेडिंग में छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक संदर्भ बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, प्रारंभ से शिक्षा के लिए एक बहुभाषी दृष्टिकोण मुख्य रूप से निम्न में से किसके बुरे प्रभाव का सामना करने में सहायक है? कमजोर संचार कौशल, विद्यालय छोड़ने वाले, तीसरा है अधिगम अक्षमता, चौथा है किसी छात्र का स्वयं की भाषा को खोना। तो इसमें कहा गया है कि प्रारंभ से शिक्षा के लिए बहुभाषी दृष्टिकोण मुख्य रूप से किसके बुरे प्रभाव का सामना करने में सहायक है? तो इसका सही आंसर है किसी छात्र का स्वयं का भाषा खोना। क्वेश्चन नंबर 33 है, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? ऑप्शन 1 है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर है 3। RTE 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात 30 से संबंध यानी 30 अनुपात संबंध 1 निश्चित किया गया है। अगर 30 से ऊपर छात्र होंगे तो शिक्षक और छात्र का अनुपात 60 संबंध 2 हो जाएगा। अगर 60 छात्र तक हैं तो शिक्षक 2 रहेंगे, अगर 61 से 90 तक हैं तो 3 शिक्षक रहेंगे, अगर 91 से 120 छात्र हैं क्लास में तो 4 शिक्षक रहेंगे, अगर 120 से 200 छात्र हैं तो 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक रहेंगे, और 200 छात्र से अधिक हैं तो प्रति 40 छात्र पर 1 शिक्षक रहेंगे और 1 प्रधान शिक्षक यानी प्रधानाध्यापक रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तैयारी सहित शिक्षण के लिए एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के लिए RTE 2009 में प्रति सप्ताह काम करने के घंटों की न्यूनतम संख्या क्या निर्धारित की गई है? पहला है 40 घंटे, दूसरा है 45 घंटे, तीसरा है 50 घंटे और चौथा है 55 घंटे। तो इसका सही आंसर है 45 घंटे। RTE 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे की न्यूनतम संख्या के रूप में तैयारी के घंटे सहित 45 घंटे निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुस्तरीय शिक्षण की प्रमुख त्रुटि है, यह सीखने वालों पर अधिक जिम्मेदारी डालता है। दूसरा है यह अनुशासनहीनता पैदा कर सकता है। तीसरा है यह व्यक्तिगत रूप से कम ध्यान देने की अनुमति देता है। चौथा यह शिक्षकों को निष्क्रिय बनाता है। तो बहुस्तरीय शिक्षण की प्रमुख त्रुटि क्या है? यह व्यक्तिगत रूप से कम ध्यान देने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 36 है,
गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किन शैक्षणिक सेटिंग से काफी प्रभावित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकता या यथार्थवाद? इसका सही आंसर है आदर्शवाद, यानी क्वेश्चन नंबर 2। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम स्तर की शिक्षा MLL की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं थी? पहला ऑप्शन है सीखने में महारत, दूसरा है छोटे कदम, तीसरा है व्यक्तिगत मतभेद, चौथा है सतत और व्यापक। तो इसका सही आंसर है छोटे कदम, ऑप्शन 2 सही है। देखिए, सीखने के स्तर की विशेषता क्या है? व्यक्तिगत मतभेद है, उत्पाद उन्मुख सीखना है, योग्यता आधारित शिक्षण है, महारत और गतिविधि आधारित शिक्षा की बात इसमें की गई है। NEP 1986 के तहत न्यूनतम स्तर की शिक्षा की अवधारणा शुरू की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फिक्सिंग डिवाइस दीर्घकालिक अवधारणा के लिए उपयोगी है? पहला है पूछताछ, दूसरा है भाग लेना, तीसरा है अभ्यास और चौथा है मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अभ्यास। दीर्घकालिक अवधारणा एक व्यक्ति की लंबी अवधि के बाद पहले से सीखी गई जानकारी को याद करने और उपयोग करने की क्षमता को बताता है। अभ्यास फिक्सिंग डिवाइस है जो लंबी अवधि के प्रतिधारण के लिए उपयोगी है, क्योंकि जब किसी अवधारणा का बार बार अभ्यास किया जाता है तो यह धीरे धीरे बच्चे के लिए सीखना और इसे लंबे समय तक बनाए रखना आसान हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है? शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित, दूसरा है शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन, तीसरा है अधिगम में निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण, चौथा है कक्षा की 4 दीवारों के भीतर अधिगम से व्यापक सामाजिक संदर्भ में अधिगम। इसका सही आंसर है शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन। NCF 2005 के अनुसार ये बड़ा परिवर्तन नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, शीर्षक दीवा स्वप्न नाम से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला है गिजू भाई बधेका, दूसरा है काका कालेलकर, तीसरा है ताराबेन और चौथा है किशोरी लाल मसरूवाला। तो इसका सही आंसर है गिजू भाई बघेका, यानी ऑप्शन 1 सही है। शीर्षक दीवा स्वप्न की पुस्तक के लेखक गिजू भाई बघेका हैं। इन्होंने 1932 में यह पुस्तक लिखी थी, जो कि सबसे पहले गुजराती भाषा में प्रकाशित की गई थी, उसके बाद सभी भाषाओं में अनुवादित हुई। आज अपने इस वीडियो में मैंने KVS PRT के पेडोगाजी का 2017 के पेपर का 40 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।